हेलो बच्चों, है ना। वंस अगेन वेलकम टू अनदर पावर पैक्ड सेशन। यहाँ पे हम लोग जो है सेक्शन 4 डिस्कस करने वाले हैं ऑफ द सैम्पल पेपर विच हैज़ बीन पब्लिश्ड इन आईआईटी कानपुर वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दिस इज अ पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन विच सेज कि फॉर एनी कंटिन्यूअस फंक्शन एफ जिसका डोमेन दे दिया है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू ऑल रियल नंबर्स, दो चीज़ें डिफाइन की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलो सबसे पहले जो है अपन लोग एक बेसिक सा ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया अपना x और ये हो गया अपना fx। तो अपना जो है एक ग्राफ है जिसका डोमेन दिया हुआ है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने हमको इस ग्राफ में बता दिया है। सबसे पहले दे हैव डिफाइंड टू रीजन्स आर अल्फा। आर अल्फा इज अ रीजन, एक सेकेंड, आर अल्फा इज अ रीजन, है ना, जहां पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 और fx के बीच में लाई करते हैं जब x 1 से लेके अल्फा के बीच में। इसका मतलब क्या है, व्हेन x इज फ्रॉम 1 टू अल्फा, ठीक है, तो 1 और अल्फा के बीच में x रहेगा और वो बोल रहे हैं कि मेरा जो y रहेगा वो 0 और fx के बीच में सैंडविच रहेगा, है ना। वंस दे हैव सेड दिस, इससे हम लोग को एक चीज तो गारंटी हो जाती है कि मेरा fx फंक्शन नेगेटिव आउटपुट नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा fx फंक्शन नेगेटिव आउटपुट दे रहा है देन मेरा आर अल्फा डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज y हैज टू बी बिटवीन 0 एंड fx। सो 1 से लेके अल्फा तक ऑल दीज पॉइंट्स, जो भी इसका x और y कोऑर्डिनेट होगा, जो भी इसका x और y कोऑर्डिनेट होगा, तो x कॉमा y वाला जो ये बनेगा दैट ऑल दोस पॉइंट्स विल कंस्टिट्यूट इन आर अल्फा। सिमिलरली s अल्फा क्या है, s अल्फा इज a set of all those points in R square such that x is between alpha and alpha square and मेरा जो y है वो 0 और fx के बीच में है। So again मेरा जो x है वो अल्फा से लेके अल्फा स्क्वायर के बीच में होगा एंड मेरा जो y होगा वो 0 से लेके fx के बीच में होना चाहिए। सो ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है, इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनका कलेक्टिव सेट को एस अल्फा बोला गया है एंड इन सारे पॉइंट्स के कलेक्टिव सेट को आर अल्फा बोला गया है। सो नाउ लेट अस सी कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। ठीक है, यहां पे उसने बोला कि ठीक है ये एस अल्फा है, ये आर अल्फा है एंड लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस एफ फॉर विच एरिया ऑफ द रीजन आर अल्फा एंड एस अल्फा इज सेम। यानी कि S एक सेट है जिसके अंदर वो तमाम फंक्शंस है जिसके लिए ये आर अल्फा और एस अल्फा सेम होता है फॉर ऑल अल्फा बिटवीन 1 एंड इंफिनिटी। यानी कि अगर सपोज ये मेरा जो है कैंडिडेट फंक्शन है, इफ दिस इज माय कैंडिडेट फंक्शन, मैं अल्फा को अगर 2 चूज करता हूं तो 1 से 2 के बीच में जो एरिया आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 2 से 4 के बीच में एरिया। अगर मैं अल्फा को 7 सेट करता हूं तो 1 से 7 के बीच में जो एरिया आएगा वो 7 से 49 के बीच में एरिया आना चाहिए। तो ऐसे जितने सारे फंक्शंस होंगे उनका सेट को बोला गया है कैपिटल एस। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन लोग लिख लेते हैं यही चीज, यही इंफॉर्मेशन, लेट अस राइट इट डाउन मैथमेटिकली। सो दे आर सेइंग कि इफ दिस इज माय फंक्शन y इज इक्वल्स टू f of x, then they have essentially told us कि fx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेके अल्फा शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ fx फ्रॉम अल्फा टू अल्फा स्क्वायर। तो ये वाली चीज वो बता रहे हैं एंड दिस विल हैपन फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये एक किस्म का आइडेंटिटी है इन fx में, ये एक आइडेंटिटी है कि आप अल्फा को कुछ भी चूज करो ये और ये हमेशा जो है सेम आने वाले हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोगों को इस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे fx हैं जो इस चीज को कर पाते हैं।
So what we will do is we are going to differentiate this with respect to alpha using our Newton-Leibniz rule. So with respect to alpha अगर मैं इसको differentiate कर रहा हूं तो ये बन जाएगा f of alpha. अल्फा का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा इज 1 माइनस f of 1 एंड 1 का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा इज 0 इज इक्वल्स टू अगेन अल्फा स्क्वायर को रख देंगे x की जगह पे तो ये बन जाएगा f of अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर को अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं आई एम गोइंग टू गेट 2 अल्फा माइनस f of अल्फा इंटू 1. तो अगर मैंने अल्फा को रखा अंदर में तो f of अल्फा इंटू अल्फा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा विल गिव यू 1. सो व्हाट आर वी गेटिंग? ये वाला चीज यहां पे लाने के बाद वी आर गेटिंग 2 टाइम्स f अल्फा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा इंटू f of अल्फा स्क्वायर. So 2 and 2 gets cancelled and you have to understand that this happens for every, this is happening for all alpha between 1 and infinity. ठीक है, 1 और infinity के बीच में सारे अल्फास के लिए ये चीज हो रही है. तो यही वाला जो मेरा फंक्शनल इक्वेशन है ये थोड़ी और दूर जाके सिंप्लीफाई होके हमारे पास कुछ ऐसा रह जाता है f of alpha is equals to alpha into f of alpha square. f of alpha is alpha into f of alpha square. अब मैं अल्फा की जगह कोई भी नंबर रख सकता हूं 1 और इन्फिनिटी के बीच में. तो इसको थोड़ा सा जो है प्लॉजिबल मैनर में लाने के लिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूं fx is equals to x into f of x square. ठीक है, ये बन गया मेरा फंक्शनल इक्वेशन. अब कुछ चीजें मैं इस फंक्शनल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करूंगा विच आर की टेकअवेज फ्रॉम दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहला जो की टेकअवे है इज वो सब फंक्शनल इक्वेशंस और रादर वो सारे फंक्शंस जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो सारे फंक्शंस जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो डेफिनेटली इसको भी सेटिस्फाई करेंगे. हाउएवर द रिवर्स इज नॉट ट्रू. सारे फंक्शंस जो इसको सेटिस्फाई करें इज नॉट कंडीशनड कि इसको भी सेटिस्फाई करें. सर व्हाट्स द रीजन? द रीजन इज वेरी सिंपल. क्योंकि जब हम यहां से नीचे की तरफ जा रहे हैं एक मेनी वन रिलेशन बन जा रहा है. सर कैसे? ये देखो, जब हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया न्यूटन लीबनिट्ज यूज करके तो यहां पे हमारे पास 1 था. थिंक अबाउट इट कि अगर यहां पे 1 ना होके 2, 3, 4 या 5 रहता तब भी हम लोग डिफरेंशिएट करने के बाद यहीं पे लैंड करते. समझ में आया? इफ दिस वुड हैव बीन 2, 3 और 5 वी वुड हैव गॉट द सेम फंक्शनल इक्वेशन. तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इस फंक्शनल इक्वेशन को जो भी फंक्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं वो तो इसको डेफिनेटली करेंगे, बट कुछ फंक्शंस जो 2 से अल्फा और अल्फा से अल्फा स्क्वायर वाले को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे. समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा, मतलब खोजना पड़ेगा ऐसा कोई एक फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है एंड देन फिर चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन जो है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है, तो चलो थोड़ा सा इसको एक पेज ले लेते हैं. सो द फंक्शन दैट वी आर गेटिंग इज f of x is equals to x into f of x square. एंड यहां पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये अल्फा के जगह पे लिखा था तो x जो है अब 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर अपन लोग चूज कर सकते हैं. 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर अपन लोग चूज कर सकते हैं. अब आने वाला है मजा कि इस फंक्शनल इक्वेशन को अपन लोग सॉल्व कैसे करें. सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि दिस टाइप ऑफ फंक्शनल इक्वेशन इज नोन एज अ इसको हम लोग बोलेंगे कि देखो यहां पे जो भी वैल्यू है ये आगे चल के किसी एक वैल्यू के साथ जो है मैप हो रहा है. तो एक किस्म का रेकरेंस बन रहा है कि f of 2 will be 2 times f of 4, f of 4 will be 4 times f of 16. तो मेरे को फंक्शन का f of 2 निकालने के लिए मेरे को नेसेसरी है कि f of 4 भी जानना है, f of 4 निकालने के लिए नेसेसरी है कि f of 16 भी जानना है. तो फिर इस टाइप का फंक्शनल इक्वेशन अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको करने का वैसे तो कोई सीधा साधा तरीका नहीं है,
तो यहां पे जो है हम लोग कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मेरा जो एफ एक्स फंक्शन है, एक सेकंड में बैक जाता हूं, मेरा जो एफ एक्स फंक्शन है दैट हैज टू बी पॉजिटिव। वाई? अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो मैं आर अल्फा और एस ऑफ अल्फा को जीरो से लेके एफ एक्स के बीच में बोल ही नहीं सकता। इफ एफ एक्स वर नेगेटिव, मैं बोल नहीं सकता था कि वाई जो है वो 0 और -5 के बीच में होगा। नॉट पॉसिबल। ठीक है, मुझे -5 और 0 बोलना चाहिए था इंटरवल फैशन में। तो यहां पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, x के अंदर अपन लोग थोड़ी देर के लिए 2 डाल लेते हैं, तो अपने को मिलेगा कि f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स f ऑफ 4। यानी थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो f ऑफ 4 इज गोइंग टू बी f2 बाई 2। यानी सोचने का कोशिश करो कि मेरा जो फंक्शन है, मेरा जो fx फंक्शन है, मेरा जो fx फंक्शन है उस पे 2 पे मेरे को जो भी आंसर आ रहा है, 4 पे जाने के बाद आंसर f2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ते हैं तो f ऑफ 4 इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स f ऑफ 16। अगेन यही वाला फंक्शनल इक्वेशन से आ रहा है, तो यहां से ये मिलेगा कि f ऑफ 16 इज गोइंग टू बी f4 बाई 4। तो f ऑफ 16 इज गोइंग टू बी f4 बाई 4। तो थोड़ा सा अगर हम लोग आइडिया लें तो हम लोग को पता चलेगा कि ये जो फंक्शन है ये डिक्रीज करता हुआ जाना चाहिए, ये डिक्रीज करता हुआ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे जो है डिक्रीज करता हुआ इस टाइप का फंक्शन हम लोगों ने कैसा कैसा देखा है। एक तो e टू द पावर माइनस एक्स टाइप का देखा है, और हम लोगों ने x टू द पावर माइनस एन टाइप के फंक्शंस को भी देखा है जो इस टाइप का नेचर शो करता है। तो सिंस देयर इज नो बहुत अच्छा तरीका जिससे मैं इस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व कर सकूं, तो एक और दो बार मैं ट्रायल एंड एरर करूंगा। मैं एक बार करूंगा कि f ऑफ x को ले लिया मैंने e टू द पावर माइनस एक्स, अब इसको जो है और अदर k e टू द पावर माइनस एक्स ले लिया, एक बार रख के देखा तो k टाइम्स e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा x इंटू k e टू द पावर माइनस 2x, और अदर x के जगह अपन लोग एक्स स्क्वायर डाल रहे हैं, x के जगह अपन लोग एक्स स्क्वायर डाल रहे हैं, तो x लिखा x, f ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा k e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। k और k को अगर मैं कैंसिल भी करता हूं, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। फॉर ऑल x ये ट्रू नहीं होने वाला है। ठीक है, दिस इज एन इक्वेशन, इट्स नॉट एन आइडेंटिटी। सो मैंने जो ट्रायल एंड एरर के लिए चीज लिया था ये नहीं काम करेगा। दूसरा चलो कुछ और ट्राई करते हैं। fx को अगर मैंने मान लिया x टू द पावर माइनस एन टाइप का फंक्शन, देन इन दैट केस fx इज इक्वल्स टू x टाइम्स f ऑफ x स्क्वायर। अच्छा, यहां पे मैं एक कांस्टेंट भी रख लेता हूं, तो k टाइम्स x टू द पावर माइनस n इज इक्वल्स टू x इंटू k एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस n। ठीक है, यहां से k और k को कैंसिल कर लेते हैं इफ k इज नॉन जीरो, तो यहां से अपने को आ जाता है कि x टू द पावर माइनस n इज इक्वल्स टू x टू द पावर माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, अब अगर मुझे इस चीज को एक आइडेंटिटी बनानी है, आइडेंटिटी का मतलब क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ये फंक्शनल इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है, तो मेरे पास k और n है जिसको मैं जो है चेंज कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, माइनस n यानी कि यहां का x का पावर और यहां का x का पावर इक्वेट कर दूंगा। ऐसे करने से आई एम गोइंग टू गेट n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू 1 आने का मतलब क्या है कि मेरा जो फंक्शन है, फंक्शन fx, अगर मैं k x टू द पावर माइनस 1 यानी कि k अपॉन x, अगर मैं अपने फंक्शन को k अपॉन x रखता हूं, देन ये वाला फंक्शनल इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई हो जाता है। चलो चेक करके देख लेते हैं। fx इज k अपॉन x एंड x इंटू एफ एक्स स्क्वायर बिकम्स x इंटू k अपॉन x स्क्वायर which is k upon x. So you can see for every x, अगर मेरा fx ये है तो मेरा x इंटू एफ एक्स स्क्वायर भी वही बन जाएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा एक कैंडिडेट फंक्शन हो गया।
ये मेरा एक कैंडिडेट फंक्शन हो गया जहां पे n का वैल्यू अपन लोगों ने 1 सेट किया है, ठीक है। अब अगर कोई बोलता है कि सर ये जो है ये तो एक किस्म से आपने ट्रायल एंड एरर करके ही किया है ना, तो उन बच्चों के लिए तुम लोग इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते थे कि f ऑफ x को हम लोगों ने रख दिया x इंटू एफ एक्स स्क्वायर एंड दोनों तरफ अपन ने x से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आई विल बी गेटिंग f x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स स्क्वायर। यानी थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ये बोल रहा है कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ f ऑफ दैट नंबर विल बी इक्वल्स टू सम अदर नंबर इनटू f ऑफ दैट सम अदर नंबर। अगर ये वाली रिलेशनशिप फॉलो हो रही है तो मैं इजीली बोल सकता हूं कि देन एनी नंबर इनटू f ऑफ दैट नंबर should have been constant, ठीक है, should have been constant। you can check, देखो 2 times f2 will be 4 times f4। सिमिलरली x में अगर तुम 3 डालते हो तो 3 times f3 will be equals to 9 times f9। तो वैसे करके अगर हम लोगों ने ऐसा सेट किया तो x इंटू एफ ऑफ x हो जाएगा k, यहां से भी आ जाता है हमारा fx इज इक्वल्स टू k अपॉन x। हाउएवर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये चीज बताई कि अगर हम लोगों को कोई फंक्शन मिल रहा है जो इस चीज को कर पा रहा है, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो फंक्शन जो है वो इस चीज को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो अपन को उस फंक्शन को रख के एक बार चेक भी करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैंने सपोज यहां पे k के अंदर 0 रख दिया, लेट्स फॉर एग्जांपल से कि हम लोगों ने k के अंदर 0 रख दिया तो fx 0 फंक्शन हो जाएगा। और अगर मेरा fx 0 फंक्शन है, इट इज वेरी इजीली यू कैन सी कि मैं कोई भी अल्फा लूं, 1 से अल्फा के बीच में जो एरिया होगा वो 0 होगा और अल्फा से अल्फा स्क्वायर के बीच में जो एरिया होगा वो भी 0 होगा, तो भी सेटिस्फाई कर रहा है। हाउएवर एक बार जस्ट रख के चेक कर लेते हैं। तो रख के चेक करा, सो इंटीग्रेशन ऑफ k अपॉन x dx फ्रॉम 1 टू x इज इक्वल्स टू, और अदर ये अल्फा है, अल्फा से अल्फा स्क्वायर तक k अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो मेरे को मिलेगा ln mod x, और अल्फा और 1 रखने के बाद मेरे को मिलेगा ln अल्फा माइनस ln 1 जो कि बन जाएगा ln अल्फा, ठीक है। और अगर मैं यहां पे रखता हूं देन व्हाट विल आई गेट, इस चीज का इंटीग्रेशन, अच्छा यहां पे k भी आएगा, इस चीज का इंटीग्रेशन हो जाएगा k ln mod x फ्रॉम अल्फा टू अल्फा स्क्वायर एंड यू कैन वेरी वेल सी ये भी k ln अल्फा ही आंसर दे रहा है। अगेन अल्फा इज अ पॉजिटिव एंटिटी, ठीक है, अल्फा इज अ पॉजिटिव एंटिटी, तो ये मॉड का कोई जरूरत ऐसा सच पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यू कैन सी कि मेरा जो फंक्शन आ गया वो फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो यहां से हम लोगों को पूरा का पूरा पैराग्राफ सॉल्व करके आ चुका है कि मेरा कैंडिडेट फंक्शन हो जाएगा y इक्वल्स टू k अपॉन एक्स। मैं k के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन 0 भी डाल सकता हूं, कोई नेगेटिव एंटिटी भी डाल सकता हूं, लेकिन नेगेटिव एंटिटी डालने से ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये वाला जो फंक्शन है ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अपन लोग k के अंदर जो है 0 से लेके कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 4। अगर मेरा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू k ऑफ y इज इक्वल्स टू k अपॉन x एंड y इक्वल्स टू k अपॉन x 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे 4 दे रहा है, तो इस क्वेश्चन के लिए मेरा जो फंक्शन हो जाएगा y इक्वल्स टू 4 अपॉन x हो जाएगा। तब देखो x के अंदर 1 डालने से y के अंदर 4 जा रहा है। एंड फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन R10, ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन R10। तो चलो जल्दी से कर लेता हूं, एरिया ऑफ द रीजन R10, एरिया ऑफ द रीजन R10 निकालना है तो R10 का आंसर हो जाएगा, R10 कैसे डिफाइन हुआ है, R अल्फा 1 से लेके अल्फा, तो R10 यानी 1 से लेके 10, तो ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 10, फंक्शन विल बी 4 अपॉन x विथ रेस्पेक्ट टू द x एक्सिस, है ना।
सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एरिया बाउंडेड विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 4 ln mod x फ्रॉम 1 to 10, यानी कि 4 ln 10। दिस इज द एरिया बाउंडेड, दिस इज द एरिया बाउंडेड, ठीक है, ओके। एरिया बाउंडेड इन R10 रीजन। क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? क्वेश्चन पूछा है जो भी एरिया आया है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। सो एरिया का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा? 4 ln 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब ln 10 को तुम 2.303 log 10 भी लिख सकते हो, बेस 10। ये तो हो गया अपना 1। 4 इंटू 2.303 ये हो जाएगा 9.212, एकदम सही है, ठीक है। अब ये 2.303 एग्जैक्टली तो नहीं होता है, तो ये लगभग लगभग है, ठीक है। तो ये लगभग लगभग इसके पास आएगा, बट ऐसा नहीं है कि 10 के ऊपर चला जाएगा या 9 के नीचे चला जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग ही आएगा जो इसके क्लोज है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 9। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट बिकम्स 9। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट बिकम्स 9। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पे हम लोगों को जो है फंक्शन खोजना था, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर इसको करने का कोई दूसरा तरीका है क्या, तो यहाँ पे देखो इस टाइप के फंक्शनल इक्वेशंस जब भी दिए जाते हैं, है ना, एक बार अपने को तो ट्रायल एंड एरर करके देख ही लेना है कि कौन सा अपना बेसिक फंक्शन हो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को बाई चांस एक मेथड मिल भी गया, हाउएवर इट इज नॉट ट्रू कि हमेशा हम लोगों को मेथड मिलेगा। बाकी हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोगों के पास f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई वाला चीज होता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन बोला जाता है, तो कैसे पार्शियल डेरिवेटिव लेके हम लोग पूरे फंक्शन को ही निकाल लेते हैं, ठीक है। बट इस वाले में थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते कि डिक्रीजिंग फंक्शन जा रहा है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 के करीब जाएगा, देन बहुत ईजी था जानना कि इसी टाइप का कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल। f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 दिया है, f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 दिया है। हमारा जो fx आया था वो आया था k अपॉन x। अगर ये 1, 1 से पास करता है तो हमारा fx बन जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? gx इज इक्वल्स टू दिस मच, सो g ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x से लेके n f स्क्वायर t, इस चीज का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन t स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा cos t dt। ये हो गया अपना gx। और अपने को एक लिमिट पूछा है, अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, g ऑफ 1 अपॉन पाई माइनस g ऑफ 1 अपॉन पाई प्लस h डिवाइडेड बाई h है। तो अगर h 0 के तरफ जा रहा है तो g ऑफ 1 अपॉन पाई प्लस h g 1 अपॉन पाई की तरफ जाएगा। तो ऊपर वाला जो क्वांटिटी है ये 0 के तरफ टेंड कर रहा है और नीचे वाला क्वांटिटी भी 0 के तरफ टेंड कर रहा है, यानी कि ये 0 अपॉन 0 फॉर्म का इनडिटर्मिनेट लिमिट दिया हुआ है। तो इसको करने का तरीका क्या है? इसमें हम लोग लॉपिटल रूल यूज कर लेते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे गवर्निंग वेरिएबल से जो है डिफरेंशिएट कर लेंगे। h का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू h इज 1। दिस इज अ कांस्टेंट एंटिटी, विथ रिस्पेक्ट टू h इफ यू डिफरेंशिएट यू विल बी गेटिंग अ 0, and minus this will come g dash 1 upon pi plus h, and h का differentiation with respect to itself will be 1. This is limit h tends to 0. So now we are going to get minus g dash 1 upon pi. This is the answer of this limit. So what is g dash minus g dash 1 upon pi? That is what we have to calculate. See the question which is given to you, gx, and whatever I will put, I will be getting something in terms of x, ठीक है। ये t गायब हो जाएगा, n गायब हो जाएगा जब लिमिट पड़ जाएगा, सिर्फ x के ऊपर एक रिलेशन रहेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस, है ना, यूजिंग न्यूटन लीबनिट्ज रूल। सो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या हो जाएगा?
तो तुम तो ऐसा सोचो कि n कोई कांस्टेंट नंबर था, अगर n कोई कांस्टेंट नंबर होता, ये वाला लिमिट नहीं लगा होता, तो मेरा जो फाइनल आंसर होता उसमें n भी होता, 1/x भी होता, t के जगह में ही तो ये सारी चीजें डालते, तो t तो गायब हो गया। तो मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें n और 1/x है, ऐसा सोचो, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग n के अंदर n को इनफाइनाइट तक पुश कर रहा है। सो n इज अ कांस्टेंट नंबर, थिंक अबाउट इट लाइक दैट, and we are going to choose n as a very large constant number. So differentiating with respect to x, ये वाला पुट करके n को जब x के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट किया तो 0 हो जाएगा. So I'll be getting 0 minus, now I shall put this over here, so I'll be getting 1/1 x का whole square, ठीक है. Then I'll be getting cos of 1/x, and then I shall differentiate 1/x with respect to itself, which shall give me -1/x square. माइनस माइनस कैंसिल, 1/x square और नीचे का 1/x square कैंसिल हो गया. सो g' आ गया मेरे पास cos of 1/x. अब मुझे पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, मुझे पूछा गया व्हाट इज माइनस g' 1/pi. सो आई शैल राइट माइनस g' 1/pi. सो cos 1/x के अंदर 1/pi डालूंगा, सो ये हो जाएगा माइनस cos पाई, which is equals to minus of -1, which is 1. So the answer to this question shall be 1. The answer to this question shall be 1. तो ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया. यानी कि अगर फंक्शन मिल गया तो ये वाला क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है. लेट अस मूव ऑन, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है. नेक्स्ट पैराग्राफ 2, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. ये भी एक्चुअली काफी आसान है अगर देखा जाए तो, है ना. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फुटबॉल टीम्स T1 एंड T2, फुटबॉल टीम्स T1 एंड T2 हैव टू प्ले, फुटबॉल टीम्स T1 एंड T2 they have to play 2 games against one another. It is assumed that the outcomes of the 2 games are independent. The probabilities of T1 winning, drawing and losing. So T1 का win, draw और loss का जो है probabilities दिया हुआ है half, 1/6, 1/3, ठीक है. Each team gets 3 points for a win, तो win होने से 3 पॉइंट्स मिलेंगे, ड्रॉ होने से 1 पॉइंट मिलेगा और 0 पॉइंट्स फॉर लॉस, यानी कि लॉस होने से अपने को 0 पॉइंट्स मिलने वाला है. क्वेश्चन क्या पूछा है, लेट x एंड y डिनोट द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स बाय टीम 1 एंड टीम 2, ठीक है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स अगर 2 टीम्स खेल रही हैं, तो हो सकता है T1 पहला वाला जीते, दूसरा वाला T2 जीते, या हो सकता है T1 पहला वाला हार जाए, यानी कि T2 जीते, दूसरा वाला भी T2 जीते, T1 जीते, T1 जीते, T1 जीते, T1 जीते, या हो सकता है पहला वाला भी ड्रॉ हो गया, दूसरा वाला भी ड्रॉ हो गया. तो ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे. क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि x is more than y. What is x? x is team 1 का स्कोर, y is team 2 का स्कोर. What is the probability कि team 1 का स्कोर team 2 से बेहतर है. So team 1 का स्कोर, so score of team 1 will be more than score of T2 in the following cases. In the following cases, ठीक है, या इफ द फॉलोइंग केसेस अपीयर. फर्स्ट केस इज, है ना, कि अगर सपोज T1 पहला वाला मैच भी जीतता है एंड T1 दूसरा वाला मैच भी जीतता है. अगर T1 दोनों मैच जीत गया, मुझे ये सब देखने का जरूरत ही नहीं है, ऑब्वियसली टीम 1 का स्कोर ज्यादा होगा. या तो क्या हो सकता है केस 2, T1 पहला वाला मैच जीतता है एंड दूसरा वाला जो मैच है T1 एंड T2 का ड्रॉ हो गया. ध्यान से देखो, अगर T1 पहला वाला मैच जीता तो 3 पॉइंट्स मिले, दूसरा वाला ड्रॉ हुआ तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिला, तो T1 का टोटल 4 हो गया, T2 का 1 ही रह गया. और कोई केस सिनेरियो हो सकता है क्या,
हाँ, केस 3 ये भी तो हो सकता है कि पहला वाला जो मैच है वो ड्रॉ हो जाए एंड दूसरा वाला जो मैच है उसमें T1 जीत जाए, उसमें जो है T1 जीत जाए, ठीक है, उसमें जो है T1 जीत जाए। इस वाले केस में भी जो है T1 को 4 पॉइंट्स मिलेंगे, T2 को 1 ही पॉइंट मिलेगा। सो दीज आर द 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि अगर ये हो रहा है तो एट द सेम टाइम ये नहीं हो सकता, एट द सेम टाइम ये नहीं हो सकता। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हो गए, इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कुछ होगा, ठीक है। क्यों, इसके अलावा क्यों नहीं हो सकता? अगर दोनों मैच T2 जीत गया, अरे अगर दोनों मैच T2 जीत जाए तो फिर T2 का स्कोर T1 से ज्यादा हो जाएगा ना। और एक क्या केस सिनेरियो हो सकता है, अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर एक सेकेंड, ये भी तो हो सकता है कि टीम 1 और टीम 2 दोनों मैचेस ड्रॉ कर दे। अगर दोनों मैचेस ड्रॉ हो गई तो दोनों को 2-2 पॉइंट्स मिलेगा। टीम 1 ने पहला वाला ड्रॉ किया 1 पॉइंट, दूसरा वाला भी ड्रॉ किया 1 पॉइंट, 2। सिमिलरली टीम 2 ने भी तो 2 ड्रॉस किए, सो x का मोर देन y तो नहीं हो पाएगा। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि x इज मोर देन y? Either this happens or this happens or this happens। ये हो रहा है अगर, तो T1 विन कर रहा है, T1 विन कर रहा है यानी कि T1 विन का क्या है, हाँ T1 विन का हाफ, T1 विंस फर्स्ट वाला एंड T1 विंस सेकेंड वाला, हाफ इनटू हाफ, ठीक है। अच्छा, कोई ये मत सोचना कि सर अगर T1 विन कर रहा है तो मेरे पास ऐसा लिखना चाहिए ना T1 विंस एंड T2 लूजेस। नहीं 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 नहीं, दोस टू वोंट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर T1 विन कर रहा है ना तो T2 लॉस ही करेगा। सो इन दैट केस विनिंग ऑफ T1 अफेक्ट्स द लूजिंग ऑफ T2, है ना। तो वही है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तो हमने को यही लिखना होगा अगर T1 विन किया देन इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज दैट T2 हैज लॉस्ट। तो ये वाला हो गया। और T1 विंस यानी कि हाफ इनटू ड्रॉ हो गया, ड्रॉ यानी कि 1/6 प्लस T1 T2 का ड्रॉ हो गया यानी कि 1/6 इनटू T1 जीत गया, T1 जीत गया यानी कि हाफ। तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12, 1/12 यानी कि 2/12, यानी कि इसको ऐसा लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा अपॉन 12, 3 + 2, 5/12। So probability that x is more than y is 5/12. So this is p, this is p, है ना। And then they have asked you what is 36p. So 36p shall become 15. तो पहला आंसर जो होगा वो 15 होगा, ठीक है। पहला आंसर जो होगा वो 15 होगा, बहुत इजी। एंड दूसरा वाला इसका जो सब पार्ट अगर करोगे तो इसमें बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू y। When will x be equals to y? Case 1, टीम 1 wins फर्स्ट मैच, ठीक है, ये मैच 1, ये मैच 2। टीम 1 wins द फर्स्ट मैच, टीम 2 wins द सेकेंड मैच। इस केस में दोनों के पास ही 3-3 पॉइंट्स जाएंगे। केस 2, T1 एंड T2 ड्रॉ कर लिए एंड T1 एंड T2 ड्रॉ कर लिए। अगेन दोनों में ही ड्रॉ हुआ है तो दोनों को ही 2-2 पॉइंट्स मिलेंगे। या तीसरा क्या हो सकता है केस, तीसरा केस ये हो सकता है कि इन दोनों का ऐसा लिखा, उल्टा लिख लो, T2 ने पहला मैच विन किया एंड T1 ने दूसरा मैच विन किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से अपना आंसर आ जाएगा, है ना, दैट प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू y इज, पहला मैच T1 ने जीता, सो पहला मैच T1 ने जीता, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 विनिंग हाफ, एंड दूसरा मैच T2 ने जीता, सो T2 जीता यानी कि T1 हारा, T1 हारने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 प्लस T1 T2 ड्रॉ, T1 T2 ड्रॉ 1/6 इंटू 1/6 प्लस T2 विंस द फर्स्ट मैच यानी कि T1 लूजेस द फर्स्ट मैच 1/3 एंड देन T1 विंस, सो हाफ। कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/36 प्लस 1/6 अपॉन 36, 6 प्लस 1 प्लस 6, 13/36 हो गया, ठीक है। अगेन दिस इज Q।
तो वो लोग पूछ रहे हैं कि इफ दिस इज q, यानी कि q आ गया मेरा 13/36, तो 72 टाइम्स q कितना हो जाएगा? 26 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 26 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगेन अगर मेरे को एनालिसिस करना हो फॉर सेक्शन 4, देन मैं बोलूंगा कि ये जो दोनों पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस थे, है ना, स्टूडेंट्स को इनमें तो गलती नहीं करनी चाहिए थी, कि ये वाले दोनों क्वेश्चंस ऐसे थे कि सही होने चाहिए। अगर आप लोग ये वाली गलती कर रहे हो कि T1 विंस T2 विंस लिख रहे हो, पहला मैच T1 दूसरा T2 लिख रहे हो, T1 T2 ड्रॉ, T1 T2 ड्रॉ कर रहे हो, तीसरा वाला मिस कर दे रहे हो, तो ये वाला मिसिंग इस क्वेश्चन में एटलीस्ट नहीं होना चाहिए था। दिस वॉज फेयरली सिंपल, है ना, दोनों ही क्वेश्चंस फेयरली सिंपल। और अगर मैं पैराग्राफ 1 की बात करूं तो इसमें जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, आई वुड अंडरस्टैंड कि सब लोगों को यहां तक तो आ ही गया होगा, सब लोगों को यहां तक तो आ ही गया होगा। इसके बाद अगर तुम लोग y = k/x तक नहीं पहुंच पा रहे हो, देन थोड़ा सा अपने को फंक्शनल इक्वेशंस अच्छे से और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, दिस वाज नॉट सम काइंड ऑफ फंक्शन जो नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, जो कि नहीं निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता था। ठीक है, बस क्या है कि अपन लोग जो है ट्राई करते हैं कि फुल्ली प्रोसीडियर से करें, एंड जब भी एग्जाम क्वेश्चन में आती है और हम लोग प्रोसीडियर से करने जाते हैं और प्रोसीडियर नहीं स्ट्राइक करता है, अपन लोग थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है। कभी कभी इट इज एडवाइज्ड कि आप लोग जो है फंक्शंस थ्रो कर करके देखिए। जैसे कि जब पहली बार मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था, मैंने यहाँ पे देखा कि एफ को अगर 0 ले ले, यानी कि 0 फंक्शन, तब तो ये हमेशा हो रहा है, क्योंकि देखो अगर मैं 0 फंक्शन ले रहा हूँ तो 1 से लेके अल्फा कुछ भी रखूँ, जो भी एरिया बाउंड होगा वो 0 होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। बट मार कहाँ खा जाएंगे? मार यहाँ खा जाएंगे कि अगर मैं 0 फंक्शन ले रहा हूँ तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो वहां से अपने को स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई जो भी फंक्शन होगा दैट शुड डेफिनेटली बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन अपने को क्या क्या पता है, जो बेसिक सारे पते हैं उन सबको लिख दिया। एंड नॉट ओनली दैट, y = 0, यानी कि x एक्सिस जो है इस फंक्शन के लिए एसिम्प्टोट भी बननी चाहिए। why is that true? क्योंकि जैसे जैसे मैं x को कमाता जाऊंगा, सॉरी x को बढ़ाता जाऊंगा, मेरा फंक्शन जो है वो कमता जाएगा। बट दैट एक्चुअली डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई कि x एक्सिस शुड बी एन एसिम्प्टोट। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, है ना, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं, f(x) = इतना लिख दिया, इसको लिख दिया f(x) = x इंटू f(x²) को थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दिया, तो x² f(x4) हो जाएगा, यानी कि x³ और f(x4) को लिख दिया x4 इंटू f(x8), यानी कि x7 इंटू f(x8), फिर f(x8) को लिख दिया x8 f(x16), तो ये हो जाएगा x15 f(x16). अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, उन्होंने बोला है कि फंक्शन एट 1 इज 4। फंक्शन एट x = 1 अगर 4 है और हम लोग को इतना पता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो फंक्शन एट x = 2, 4 से कोई कम ही वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव भी होनी चाहिए। सो वी नो कि अगर मैं x के अंदर 2 डाल रहा हूं तो f(2) कोई एक पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर आएगा। बट अगर तुम यहां पे देखो 2⁵15 इंटू f(x16), समझ में आया कि नहीं? दिस विल शूट अप, 2⁵15 एक बहुत लार्ज नंबर होगा। एंड ऐसे ही नहीं, अगर आप x को थोड़ा थोड़ा और आगे तक लेके जाओ कि x को आपने रखा 500, तो f(500) 500⁵15 इंटू f(500⁵16) आता, यानी कि दिस वुड टेंड टूवर्ड्स इंफिनिटी, विच वुड मीन्स कि अगर इसका फाइनाइट आंसर आ रहा है तो ये किसी हाफ या 2/5 की तरफ नहीं जा सकता, इसको भी 0 के तरफ ही जाना पड़ेगा, तभी तो फाइनाइट लिमिट बनेगा। सो फ्रॉम देयर यू कैन इजीली से कि जब मेरा x बहुत लार्ज है, द लाइन y = 0 और द x एक्सिस शुड बी एक्टिंग एज एन एसिम्प्टोट फॉर इट। ठीक है, सो दिस विल बी इट फॉर टुडे, विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।